जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। किसी भी प्रकार का कोई लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अब आपको डर लग रहा है कि अगर बैंक कोई लीगल नोटिस भेजेगा या फिर बैंक कोई लीगल केस करेगा और कोर्ट से कोई नोटिस आएगा, तो उसका किस रूप से क्या जवाब देना है, क्या हमें करना है, क्या हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्या इसका कोई रिप्लाई लिखवाना चाहिए या फिर उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना चाहिए और हमें आगे चल के कोई परेशानी होगी कि नहीं होगी। कौन से नोटिस का जवाब दिया जाता है, कौन से नोटिस को इग्नोर करा जाता है, ये क्या टेक्निक है, किस तरीके से समझाया जाए कि नोटिस रियल है कि नहीं है। और जो मार्केट में 90% जो फेक नोटिस एनबीएफसी और बैंक के द्वारा भेजा जाता है, उनसे डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है। आज के वीडियो में मैं आप सारी बातें आपको समझाने वाला हूँ। कौन से नोटिस का कब जवाब देना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, और जब कोर्ट में केस होता है और कोर्ट से समन आता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, विजिट रुकवानी है, कोई लीगल नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी आपको है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट करते हो, कोई भी आपका पे लिमिट होती है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, पे लेटर की जो लिमिट होती है, आप उसको डिफ़ॉल्ट करते हो और आप ये सोचते हो कि आगे चल के अगर कोई लीगल नोटिस आएगा मुझे और मैं अगर उसका रिप्लाई नहीं दूंगा, उसको प्रॉपरली तरीके से इग्नोर करूंगा तो चलेगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको नोटिस के रिप्लाई देने होते हैं और लमसम 90% नोटिस के रिप्लाई दिए जाते हैं। ओके, बस आपको ये चेक करना है कि वो नोटिस रियल है कि नहीं है। आजकल होता क्या है, जैसे ही आपका लोन डिफॉल्ट होता है, 2-4 दिन होते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर फेक नोटिस भेजे जाते हैं। एक नोटिस मैं बताता हूँ आप लोगों को, ऐसे करके एक पीडीएफ भेजा गया था जिसके अंदर कम से कम 10 स्टैम्प होंगे, दिल्ली पुलिस फलाना ढिमकाना, ये वो 420 लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके। अब जो क्लाइंट था वो बहुत ज़्यादा इसे देख के डर गया, उसको समझ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो गया। वो तो हमसे जुड़े हुए थे, तो हमें फ़ोन मिलाया, हमें पूछा कि सर ये क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उन्हें समझाया कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी फैमिली में तो लोग रोने लगे थे, उनकी जो फैमिली थी ना, क्योंकि हमारे यहाँ की जो लेडीज़ होती है वो बेचारी बहुत ज़्यादा वो होती हैं, वो सोचते हैं कि कहीं किसी का बच्चा परेशान ना, अपना बच्चा परेशान ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, है नहीं है। किसी के साथ कोई आर्थिक तंगी चल रही होती है तभी तो कोई लोन डिफॉल्ट करता है, वरना क्यों करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई। अब रियल नोटिस होता क्या है, देखिए, रियल नोटिस जो होगा वो हमेशा एडवोकेट जो बैंक या फिर एनबीएफसी है उनका जो एडवोकेट होगा ना, उसके पैनल के थ्रू आएगा। ओके, या फिर बैंक और एनबीएफसी जो है उसके पैनल के थ्रू आएगा। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो एडवोकेट के थ्रू आया तो लोग तो समझ गया कि भाई साहब एडवोकेट के थ्रू आया है, बैंक का नाम लिखा होगा तो बैंक का होगा नोटिस। ओके, और कई बार क्या होता है, बैंक खुद के नाम से भी भेजता है। जैसा मान लो ABCD बैंक है, ओके, अब किसी ने नोटिस भेजा, ABCD बैंक के द्वारा आपको लीगल नोटिस भेजा गया, रिकॉल नोटिस भेजा गया, डिमांड नोटिस भेजा गया, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा गया, या फिर मान लेते हैं सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का नोटिस भेजा गया। अब कई लोग सोचते हैं कि बैंक के द्वारा कैसे आ सकता है मेरे को नोटिस, ये तो रियल नहीं होगा। नहीं, वो भी रियल होता है, वो भी होता है। कई बार क्या होता है, वो जो उनके एडवोकेट है वो उनके पास भी खुद के रहते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो बैंक है और एनबीएफसी है वो अपने एडवोकेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, तो इसीलिए उनके यहाँ से आपको नोटिस आता है। लेकिन जब उनके यहाँ पर खुद जॉब कर रहे होते हैं वो एडवोकेट, तो फिर वहीं से बैंक से नोटिस आएगा। जैसे ABCD बैंक के अंदर उनके एडवोकेट की खुद की टीम है, तो आपको ABCD बैंक से ही नोटिस आएगा। ओके, अगर ABCD बैंक के पास खुद के एडवोकेट नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक फर्म हायर कर रखी है, तो उन फर्म से आएगा आपको नोटिस। ओके, अब ये नोटिस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो उसका सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में क्या है, रिकॉल है, डिमांड नोटिस है, आपको आर्बिट्रेशन है, सेक्शन 25 है, या फिर चेक बाउंस है। मेन यही सारे नोटिस होते हैं, इनके अलावा आपको कोई और नोटिस रिसीव नहीं होगा। और कई सारे नोटिस आते हैं, लास्ट वार्निंग नोटिस, फलाना नोटिस, ढिमकाना नोटिस, उसमें कुछ नहीं होता। कई बार मैं बता रहा हूँ, एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बताया था 2-3 महीने पहले की बात है, एक नोटिस आया था उन्हें, लास्ट वार्निंग नोटिस, अगर आप ये नोटिस में पेमेंट नहीं करते हो तो सीधे कोर्ट में चला जाएगा। क्या था, कुछ नहीं, डिमांड नोटिस है, वो खाली नाम चेंज कर दिया कि लास्ट वार्निंग नोटिस है, और कुछ नहीं है। तो ये सारे नोटिस है। और भी कई नोटिस भेजे जाते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग केस फाइल करने जा रहे हैं 316, 318 के तहत में BNS के,
तो ऐसे नोटिस का भी रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि ये नोटिस एक तरीके से प्रॉपरली बदे नोटिस है। ओके, इनका कोई सर पैर नोटिस नहीं है, या इनका कोई सर पैर नहीं है इन नोटिस का। तो आप लोगों को इनका जब ऑब्जेक्शन आप दोगे तो अपने आप ही वो लोग खारिज कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, आपको चेक करना है कि भाई साहब वहाँ पर कोई एडवोकेट की साइन है, कोई मोहर है, आपको कैसे रिसीव हुआ है, अगर आपको मेल आई है तो वो किसके थ्रू आई है, एडवोकेट के थ्रू आई है, बैंक के थ्रू आई है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, एक बार पूरा चेक करना है। कई बार लोग जानते हो क्या गलती करते हैं कि डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस का उतना ज़्यादा खास जवाब देने की जरूरत नहीं होती अगर आपका फंड इशू और बाकी चीज़ें। लेकिन आजकल होता क्या है कि जितने बैंक है और NBFC है, इनमें चालाक हो गई, क्योंकि थोड़े चालाक आप हुए हैं तो 2 कदम चालाक तो ये भी होंगे ना। ये लोग क्या करते हैं, जैसे डिमांड नोटिस लिखा हुआ है तो डिमांड नोटिस का 7वां जो पॉइंट होगा ना, ये 6ठा पॉइंट या फिर 5वां पॉइंट, जहाँ तक आप पढ़ नहीं पाओगे, ओके, वहां पर लिख देंगे ये जो नोटिस है, इस नोटिस को आर्बिट्रेशन के नोटिस की तरह कंसीडर करा जाएगा, ये आर्बिट्रेशन का नोटिस है। ओके, और ये बिल्कुल सही है। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, अंदर पूरा पढ़ते नहीं कि भाई साहब क्या चीज़ है, क्या इसका हमें जवाब देने की जरूरत भी है या फिर हमें ऐसे इग्नोर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर करते हो तो आगे चल के अगर अवार्ड पास होगा तो आपकी 60% तक तो सैलरी और आपके जो मूवेबल एसेट है उनको अटैच करा जा सकता है। ये परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, आप उसका ऑब्जेक्शन दोगे तो वो अपने आप ही खारिज हो जाएगा, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपका अवार्ड ही पास हो चुका तो उस पर भी चैलेंज नोटिस आपको लगाना पड़ेगा, वो भी खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी बैंक है, जितने भी NBFC हैं, जितने भी उनके एडवोकेट हैं, उन सभी को पता है कि जो ये अवार्ड पास करे जाते हैं ज़्यादातर वो 90% जो अवार्ड होते हैं वो इनवैलिड होते हैं एज रूल्स के हिसाब से। ठीक है, कई बार तो ऑब्जेक्शन देने के बाद भी ये लोग अवार्ड पास कर देते हैं। वैसे सीन्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको चैलेंज नोटिस फाइल करना है। चैलेंज नोटिस एक बार फाइल कर दो, फिर आप टेंशन फ्री रह सकते हो, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है आपको। ओके, अब मेन क्या चीज़ है, मान लो आपको कई लोग बोलते हैं ना कि ये सर क्या डिमांड नोटिस का ऑब्जेक्शन देना ज़रूरी है, क्या रिकॉल नोटिस का ऑब्जेक्शन देना जरूरी है, आर्बिट्रेशन का तो हमें पता चल गया, क्या सेक्शन 25 और चेक बाउंस का ऑब्जेक्शन देना जरूरी है। हाँ है, आपको देखना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। सेक्शन 25 और चेक बाउंस का तो नोटिस का रिप्लाई देखना मैंडेटरी है, देना जरूरी है 100%। ओके, और आर्बिट्रेशन का भी, इन तीनों को तो आप मान के चलो 100% है, इनका कोई भी नोटिस आपको नहीं छोड़ना। क्यों, आर्बिट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, अगर सेक्शन 25 और चेक बाउंस का जो केस होता है ना, वो करने से पहले हमेशा बैंक आपको नोटिस भेजेगा। अगर आप उस नोटिस का सही रूप से रिप्लाई करते हो, सही तरीके से जवाब देते हो, तो कभी भी आपके ऊपर केस फाइल नहीं होता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब रिकॉल और डिमांड नोटिस पे आ जाता है। डिमांड नोटिस का मैंने आपको बताया है कि अगर आपने प्रायर नोटिस वगैरह नहीं दिया है तो एक नोटिस का आपको जवाब जरूर देना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये तो बैंक के एडवोकेट के नोटिस हो गए, जो बैंक के वकील हैं उनके नोटिस हो गए। अब जो कोर्ट से हमें नोटिस आता है उसका हमें क्या जवाब देना है। मेरे भाई, कोर्ट से कभी भी नोटिस नहीं आएगा आपको, कोर्ट से आपको आएगा समन। ठीक है, ये चीज़ आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। कोर्ट से जो आपको इशू होता है, जो केस फाइलिंग के बाद इशू होता है, केस फाइलिंग से पहले प्री कॉग्निजेबल नोटिस आपको इशू होता है, वो आपको हमेशा कोर्ट समन इशू करेगा। ठीक है, अब ये किस तरीके को होता है, ये 3 तरीके का होता है। ओके, एक होता है फॉर्जरी का जो केस होता है अपना 316 और 318। अब कई भाई लोग पूछेंगे हमने तो लोन लिया है, इसके अंदर फॉर्जरी कैसे हो गया। तो मेरे भाई, आजकल ये लोग जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड वाले हैं ना बैंक, वो लोग इसके अंदर केस फाइल करने की ट्राई करते हैं, लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। प्री कॉग्निजेबल है तो आप लोग अपने लॉयर को भेज के वहाँ पर इस केस को निपटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर डेट बढ़वा सकते हो, इस पर बेल ले सकते हो, ये केस खत्म हो जाएगा, इस पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब रही बात सेक्शन 25 की और चेक बाउंस की, तो उसके अंदर भी अगर आपको प्री कॉग्निजेबल नोटिस रिसीव हो रहे हैं तो आपको तुरंत रूप से उसके अंदर एक डेट पे, हियरिंग पे अपने लॉयर को भेजना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर क्यों भेजना चाहिए, कई लोग बोलेंगे कि इसको तो छोड़ सकते हैं, इस केस में तो कुछ वो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बैंक अपने लॉयर के थ्रू एप्लीकेशन लगवाता है अरेस्ट वारंट की, अगर वो एप्लीकेशन लगी होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इसलिए सबसे बढ़िया रहेगा आप हियरिंग पे अपने लॉयर को भेजिए। ठीक है, आप लोगों को अगर ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई लॉयर चाहिए होगा या फिर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको प्री कॉग्निजेबल नोटिस नहीं रिसीव हुआ है, नॉर्मल नोटिस रिसीव हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर समन रिसीव हुआ है, तो उसके अंदर भी आपको बेल लेनी है, और एक बार बेल ले लो, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, उसके बाद कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका लोन चलता रहेगा, आगे चल के आप सेटलमेंट करवा लीजिएगा, टेंशन फ्री होकर रहिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा मांजरा है, ये पूरा समरी है एक तरीके से। जो भी नोटिस, जो भी समन रिसीव होते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। केस जो है वो आगे चलता रहता है, आगे चल के सेटलमेंट करो, नहीं सेटलमेंट करवा पा रहे हो तो केस चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना
और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। जय हिंद।